गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश Q1 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम देश की एक लीडिंग सरिये बनाने वाली कंपनी कामधेनु लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के CMD मिस्टर सतीश कुमार अग्रवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी। धन्यवाद। सर, मैं पहले यही जानना चाहता हूं कि आपकी, अगर मैं देख रहा था रिजल्ट्स, तो 9% ग्रोथ आपकी टॉप लाइन में देखने के लिए मिली, 20% की ग्रोथ आपकी बॉटम लाइन में देखने के लिए मिली। सर, कुछ बताइए इस पूरे सेक्टर के बारे में, स्टील सेक्टर के बारे में, कैसा चल रहा है, किस तरह की डिमांड है और आगे क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी के लिए। विवेक जी, मैं सबसे पहले तो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि स्टील का जो सेगमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ पिछले 5-10 साल में आई है। तो सभी स्टील कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी बिल्टअप की है और कामधेनु ने भी उसी के अकॉर्डिंगली एज पर रिक्वायरमेंट पिछले 3-4 साल में हमने 25 लाख टन से बढ़ा के 50 लाख टन अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी की है। और नॉर्मल ग्रोथ जो स्टील के सेगमेंट है वो 6 to 8 और मैक्सिमम 9% की है। लेकिन अगर आप देखेंगे कामधेनु ने कंटिन्यूअसली पिछले 10 सालों में मोर देन 20% की ग्रोथ अचीव की है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको शेयर करना चाहूंगा कि कंपनी ने ये पहली बार इंडिया में एक कमोडिटी, सरिया जो एक कमोडिटी है, उसको एक ब्रांड में कन्वर्ट किया। ये ग्लैमर हम लोग उसमें लेके आए हैं और एक नया एसेट लाइट मॉडल हम लोग डेवलप कर पाए हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल। स्टील में आज कामधेनु के पास इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल और मार्केटिंग नेटवर्क है। आज हमारे पास लगभग 8,500 से ज्यादा रिटेल के डीलर्स पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेके आसाम तक। इसके अलावा आज हमारे पास मोर देन 42 यूनिट्स हैं जो स्टील का TMT बार बनाती हैं। 25 यूनिट्स स्ट्रक्चरल स्टील, एंगल, चैनल, पाइप, डिफरेंट सेक्शंस भी बना रही हैं। और इसके अलावा कामधेनु कलर कोटेड शीट में भी है, जहां 25 यूनिट्स हैं जो वेयर हाउसेज, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल हिल स्टेशंस पे कलर कोटेड शीट में भी हम लोग हैं। इस तरह से इस सारे बिजनेस को हम लोग ने नया मॉडल बनाया है। और इसमें क्या है कि हमारी जो फ्रेंचाइजी यूनिट्स है उसको एक डेडिकेटेड ज्योग्राफिकल एरिया हम लोगों ने अलॉट किया हुआ है। वो उस ज्योग्राफिकल एरिया में जो हमारा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारे जो रिटेल नेटवर्क है उसको एक्सेस करके अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेचते हैं। और इस तरह से ये एक नया एसेट लाइट मॉडल है जिसमें कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के अलावा फ्रेंचाइजी मॉडल को खड़ा करने में सिवाय एक्सेप्ट ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कॉस्ट के और कोई इन्वेस्टमेंट हमारा कैपेक्स इसमें नहीं होता है। तो ये इस तरह से यूनिक मॉडल हम लोग डेवलप कर पाए हैं। और मैं यहाँ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि इंडिया में कामधेनु का लार्जेस्ट रिटेल सेल है थ्रू रिटेल काउंटर्स, जो कि लास्ट ईयर हम लोगों ने तकरीबन 29 लाख टन की थी और इस बार हम लोगों ने इस फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 8,20,000 टन की सेल्स की है। तो हम सोचते हैं कि इस बार 32-33 लाख टन की सेल हम लोग कर पाएंगे। जी सर, मैं आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस पर ही आ रहा था, बिकॉज अगर हम देखें तो कंपनी का जैसा मैं आपकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था कि उसमें 6,131 करोड़ रुपए का आपने ओवरऑल ब्रांड सेल किया है, मतलब कि कामधेनु सरिया बेचा है। और अगर हम उसकी टोटल रेवेन्यू रिफ्लेक्शन देखें कंपनी में तो वो 208 करोड़ 209 करोड़ के आसपास है। दैट इज समवेयर अराउंड 3.5% ऑफ द टोटल ब्रांड सेल। तो सर, आपका जो थ्रस्ट रहेगा आगे वो फ्रेंचाइज मॉडल को ही मजबूत करने का है, या आपके दिमाग में ये भी आता है कि लाइक 6,000 करोड़ की सेल अगर हम डायरेक्टली करते तो ज्यादा मार्जिन मिलते? नहीं, देखिए ये एक यूनिक मॉडल है। और जो हमारा अपना एक यूनिट है राजस्थान में, जहाँ की करीब इस समय 1.5 लाख टन की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि करीब 9% का रेवेन्यू हमने ग्रो किया है। तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे हम ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं उसमें। और लेकिन उसमें वो यूनिट हम सिर्फ NCR के एरिया में यहाँ से सप्लाईज जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको हम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक नया हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास है, पावर अलॉय स्टील 10,000,
वो भी हम मोर देन 20 यूनिट्स या 100 यूनिट्स अगर आपको बनानी है तो वो पावर वाला स्टील हमारे पास अवेलेबल है, वो हम अपनी यूनिट में करते हैं। प्लस हमारी जो अपनी यूनिट है उसको अपार्ट फ्रॉम सप्लाई मेजरली हम यूज करते हैं एज फॉर R&D। और इसके अलावा जितने फ्रेंचाइजी नेटवर्क है उनके जो स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग के लिए एज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप कर पाए आने वाले टाइम में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। और साथ में जो फ्रेंचाइजी है उसको कैसे हम कार्बन रिड्यूस करना है, पावर कंजम्पशन कैसे घटाना है, प्लस प्रोडक्शन कैसे कॉस्ट घटानी है, तो वो उसको एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हम यूज करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट में इसमें तो ऑलमोस्ट हमने जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इस साल हमारा 80, 85, 90% तक हो जाएगा। अभी कैपेक्स का इसके थ्रू कोई प्लान नहीं है, लेकिन अभी अगले 5 साल में इस 50 लाख टन को हम लोग 1 करोड़ टन थ्रू फ्रेंचाइजी रूट ही करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसमें पूरा कैपेक्स जो है वो मेरी फ्रेंचाइजी यूनिट ही करेंगी। सर मैं आपकी एनुअल रिपोर्ट भी देख रहा था, तो उसमें आपने लिखा हुआ है कि यू वांट टू डू स्ट्रैटेजिक टाई अप्स और टेक ओवर्स ऑफ अनब्रांडेड यूनिट्स। सर ये क्या है? कुछ पाइपलाइन में है कुछ इस तरह की डील्स? और कितना कंपनी के पास कैश है? कितने बड़े साइज के टेक ओवर्स के लिए आप जा सकते हैं? नहीं, ये थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा बात को। एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखेंगे, अगर हमारी फ्रेंचाइजी रूट से और सेल्स हमारी 16-18% की ग्रोथ आ रही है, नॉर्मल स्टील सेगमेंट में मैक्सिमम 8 to 10% की ग्रोथ है, इससे ज्यादा स्टील में ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं इंडिया में जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, या वो अपना प्रोडक्ट पूरा बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज इसमें टीएमटी सेगमेंट में क्वालिटी अवेयरनेस इतनी ज्यादा आ गई है लोगों के अंदर कि वो हर आदमी चाहता है कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट लूं। क्योंकि एक मैसेज हमने लोगों के दिल तक पहुंचा दिया है कि आप लाइफ में एक बार अपना घर बना पाएंगे, आप घर की इंटीरियर बदल सकते हैं, पेंट बदल सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, टाइल बदल सकते हैं, लेकिन आप स्टील कभी नहीं बदल पाएंगे। तो हम लोगों तक यह कम्युनिकेट कर पाए हैं। तो अब हर जितने भी लोग अपना घर बना रहे हैं, मुश्किल से जिंदगी में एक बार बना पाते हैं, तो लोगों के मन में ये फील है कि जो भी हम स्टील लगाएं वो क्वालिटी प्रोडक्ट लगाएं। तो यही वजह आप देखते होंगे आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स सभी लोग एंडोर्स कर रहे हैं आज टीएमटी बार के लिए। तो ये हमारा एक अचीवमेंट है कि हम लोगों तक ये कम्युनिकेट कर पाए कि ये प्रोडक्ट आप अपना वंस इन ए लाइफ टाइम जो आप बनाते हैं एसेट आपका, इसमें आप अच्छा प्रोडक्ट लगाएं। और ये जो स्टील की जो ग्रोथ है, जो यूनिट्स अनब्रांडेड बनाती हैं, उनसे हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसी यूनिट हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनकी प्लांट और मशीनरी बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन वो अपना ब्रांड से बनाते हैं, प्रोडक्ट को बेच नहीं पाती है, अपना यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का 20, 25, 30% कर पाते हैं। तो हम ऐसी यूनिट्स, बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते रहते हैं, तो उनको हम टाई अप करके उनके यहाँ पहले तो प्लांट में अपग्रेडेशन कराते हैं क्वालिटी के लिए कि कामधेनु के स्टैंडर्ड से वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाए, और उसके बाद फिर हम उनसे टाई अप करते हैं कि किस तरह से उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्वालिटी का हम कर पाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, इस समय पूरे इंडिया में अगर वेटेड एवरेज हम निकालें तो हमारा जो ओवर द लोकल बेस्ट ब्रांड है, पूरे इंडिया में हर एरिया में कोई ना कोई लोकल ब्रांड भी है। रायपुर में अलग है तो कर्नाटक में कोई और है, हैदराबाद में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, पंजाब में कोई और है, और कलकत्ता या वेस्ट बंगाल में कोई और ब्रांड है। तो ओवर द लोकल बेस्ट ब्रांड कामधेनु का जो एवरेज वेटेड एवरेज आता है लगभग 2,500 रुपये टन का प्रीमियम कामधेनु का कमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो प्रीमियम है, ये हमारी फ्रेंचाइजी, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा रिटेलर और कामधेनु, इसमें से ऑलमोस्ट 400-450 रुपए की रॉयल्टी हम लोग चार्ज करते हैं। तो ये सब लोगों के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके लिए विन विन पोजीशन होती है। और ये जो मार्जिन है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये मैं समझता हूँ सबको पास ऑन होती है। ये ऐसा यूनिक मॉडल है, ये सब लोग अच्छे से बढ़िया पैसा बनाते हैं,
और कस्टमर का बेनिफिट ये है कि हम लोग बड़े प्लांट्स की कंपैरिजन में एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर रिटेल की जो सप्लाई है हर हर छोटे से छोटे टाउन में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, इसके अलावा स्टेट कैपिटल्स में, मेट्रोज में, हर जगह आप देखेंगे कि कामधेनु का प्रोडक्ट अवेलेबल है। सर, आप सरिये के साथ साथ पेंट की भी बात कर रहे थे, मैं आपकी पेंट डिवीजन पर भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आपकी कंपनी वो लिस्टेड भी है कामधेनु वेंचर्स के नाम से। सर, इसको आपने 15 साल पहले शुरू किया था और अभी मैं देख रहा था कि ये रेवेन्यू तो ठीक जनरेट कर पा रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में नहीं ला पाई है। सर, उसके क्या कारण है और कहाँ तक उसके लिए प्लान कर रहे हैं आप? विवेक जी, कल ना पेंट की हमारी बोर्ड मीटिंग है, कल रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए और जो व्यूअर्स हैं सबके लिए उचित रहेगा कि आज मैं इसमें शायद कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और कल हमारे रिजल्ट्स हम लोग आ रहे हैं, बोर्ड की मीटिंग है सुबह, तो मैं समझता हूँ उसके बाद हम पेंट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से हमने पेंट ग्रो किया है, किस तरह से फ्यूचर प्लान है और क्या इस साल का हमारा बिजनेस प्लान रहेगा। आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा अगर हम कल के बाद इसके बारे में कुछ बात कर पाए। कोई इशू नहीं है सर। सर, एक चीज और जो मैं देख रहा था कि आपका एनएससी और बीएससी के साथ कन्वर्टिबल वारंट्स को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो कुछ प्राइसिंग इशू है। ये क्या इशू है सर? ये कब तक सॉर्ट आउट होने की बात है? और क्या आप अगर वो प्राइस आप, क्योंकि उसमें मैं देख रहा था कि प्रमोटर्स और जो प्रमोटर एंटिटीज हैं वो प्राइस रेज नहीं करना चाहते कन्वर्टिबल वारंट का, और एनएससी बीएससी चाहता है कि प्राइस मैकेनिज्म थोड़ा ठीक हो और प्राइस रेज किया जाए। सर, अगर प्राइस रेज नहीं करेंगे तो क्या कैंसिल करना है? नहीं, देखिए इसमें ना थोड़ी सी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो 5 पिलर्स कंपनी ने शुरू से हमने बना के रखे थे कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें करीब 35 लाख शेयर्स जो है, कन्वर्टेबल वारंट्स जो है वो हमने इशू किए हुए हैं कुछ बाहर के लोगों को, और जो इन्वेस्टर्स हैं, की इन्वेस्टर्स हैं, और 15 लाख वारंट जो है वो प्रमोटर्स ने इसमें ऑप्ट किए थे। तो एक्चुअली क्या है, इसमें जो हमारा मैकेनिज्म है वो तो प्राइस हमारी बिल्कुल ठीक है लीगली, लेकिन शायद एनएससी या बीएससी इस बारे में उनकी कुछ ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि इस बीच में जो हमारा डिमर्जर हुआ था पेंट के बिजनेस का, तो उसका इफेक्ट जो लीगली हमको अलाउ होना चाहिए वो अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये पहला इंसिडेंस है ऐसा हिस्ट्री में कि इसका क्या मैकेनिज्म हो सकती है, तो वो किसी को समझ में नहीं आ रही है। हालांकि लीगली वो प्रपोजल हमारा ठीक है, तो अभी उसके लिए हम लोग अभी ट्राइब्यूनल में हमने अपील उसमें की है। होपफुली नेक्स्ट मंथ उसमें कोई डिसीजन आ जाएगा। अगर कोई डिसीजन आता है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर रीथिंक करके कोई और करके किया जाएगा फ्यूचर में, जैसी भी डायरेक्शंस होगी या जैसा भी पॉसिबिलिटी होगी एज पर लीगल फ्रेमवर्क, उसी पे काम करेंगे। जी, मतलब सर उनको कैंसिल करना पड़ेगा या उनको या प्राइस रेज करना पड़ेगा? सर ये मतलब मैनेजमेंट किस चीज के लिए तैयार है सर? मैनेजमेंट तो सब चीज के लिए तैयार है, मैनेजमेंट सब चीज के लिए तैयार है। माइंड हमारा ओपन है कि जो फेयर और सही और लीगली सही है हमें वही काम करना है। तो आई थिंक जो ट्राइब्यूनल सेट है उसमें कोई ना कोई जो डायरेक्शन देगा अकॉर्डिंगली हम लोग उसको जो है अमेंडमेंट करेंगे स्कीम को। अगर नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे, अगर जरूरत है तो फिर करेंगे। जी, परफेक्ट। सर, एक चीज और कि आपका मैं देख रहा था कि आपका अपनी फैसिलिटीज से तो जो रेवेन्यू है वो 15% आप था Q1 में, रॉयल्टी से भी 16% रेवेन्यू आप आ रहा था। फ्रेंचाइजी की हम बात कर ही चुके हैं सर, ये रॉयल्टी भी फ्रेंचाइजी या जो अलग आपके जो अलग स्टोर्स हैं वहां से आती है या ये कुछ और है रॉयल्टी इनकम? नहीं, ये रॉयल्टी सिंपल जो मेरी फ्रेंचाइजी यूनिट्स हैं, जो मैंने आपको बताया 42 यूनिट्स टीएमटी, 25 स्ट्रक्चरल, 25 यूनिट कलर कोटेड शीट की है, ये सब उनसे मिला के जो रॉयल्टी हम लेते हैं। और वो रॉयल्टी जैसे लास्ट ईयर हमारा एवरेज जो था वो ऑलमोस्ट 377 रुपीज का था,
और इस बार ये रॉयल्टी पर टन बेसिस पे 391 रुपीज हुई है। तो इसमें जो लास्ट ईयर हमारी 27.6 करोड़ थी फर्स्ट क्वार्टर में, ये इस बार 32.0 बढ़ के हो गई है, प्लस 16% है। अकॉर्डिंगली जो हमारी पीबीटी है वो प्लस 20% रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी प्लस 20% रहा है लास्ट ईयर के क्वार्टर से। ओके तो सर ये अगर कुछ ब्रेकअप बता पाए कि जो आप खुद सरिया बनाते हैं और खुद बेचते हैं उस पर क्या मार्जिन्स रहते हैं, और जो आप फ्रेंचाइजी मॉडल पर जाते हैं उसमें आपको कितने मार्जिन्स मिल जाते हैं? देखिए ये ना इतना कंपोजिट सिस्टम है, बॉडी का एक पार्ट है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि जो हमारी ओन यूनिट है हम उसको एज ए R&D यूनिट प्लस एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, और बहुत सारा खर्चा उनके ठहरने में, आने में, जाने में, ट्रेनिंग में, R&D में खर्चा होता है। तो इसको सेपरेट एंटिटी तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के जो नॉर्मल मार्जिन है रोलिंग मिल्स को वो हमारे को भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेजर ये जो कामधेनु है ये बेसिकली अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस है एक तरह से। तो इसका जो हमारे को ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग यूनिट के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। इसके रिजल्ट के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन तो मैन्युफैक्चरिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे बिजनेस में चूंकि फ्रेंचाइजी का जो बिजनेस है एज ए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस 32% है। तो आई थिंक जो किसी भी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक यूनिट जो है उसकी तो बहुत छोटी सेल है, लेकिन वो हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हम इसको काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज उसी की बदौलत ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएटेड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 साल में हमने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लेके आए हैं। हम पहले टॉर स्टील बनाते थे, उसके बाद TMT बार आ गया, उसके बाद कामधेनु नेक्स्ट आ गया, फिर कामधेनु SS 10,000 आ गया, उसके कामधेनु पावर एलॉय स्टील 10,000 आ गया। तो वो इनोवेशन और R&D का काम हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है। अभी भी नए प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, तो होपफुली हमें लगता है इसी फाइनेंशियल ईयर में कोई नया प्रोडक्ट हम लोग लेके आएंगे फ्यूचर के लिए। तो कामधेनु की कोशिश रहती है कि हम बड़े अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और एक रीजनेबल कॉस्ट में पब्लिक के लिए लेके आए, ताकि एक आम आदमी बढ़िया मजबूत घर बना के चैन की नींद सो सके। बस यही हमारा टारगेट है। सर एक चीज और पूछना चाहता था, इस बार के फाइनेंशियल्स में मैं देख रहा था थोड़ा सा अदर इनकम की बढ़ने की वजह से जितना सेल्स में हमें जंप मिला उतना शायद एबिटा में नहीं मिला। सर कोई स्पेसिफिक रीजन इस क्वार्टर में रहा कि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़े या क्या हुआ? थोड़ा सा इफेक्ट ये आया है कि अगर लास्ट क्वार्टर से हम बात करें, लास्ट ईयर का जो FY23 का Q1 है, तब से लगभग 8,000 रुपए टन की प्राइसेस स्टील की सॉफन हुई है। तो उसकी वजह से जो हमारी फैक्ट्री में जो नॉर्मल रोलिंग स्टॉक रहता है, जो स्टॉक की इन्वेंट्री रहती है, उसमें थोड़ा सा प्राइस का जो वैल्यूएशन का जो भी आज की करंट हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो जो एज पर IA स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से प्राइस की वजह से थोड़ा सा EBITDA पे इफेक्ट दिख रहा है। और दूसरा एक और है कि इसमें जो अदर इनकम है, अदर इनकम हमने कंपनी की इस साल से एक ट्रेजरी बनाने का थॉट प्रोसेस थी, तो उस ट्रेजरी बिल्टअप पे काम कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग कर पाए। तो उसकी भी अभी इंटरेस्ट की इनकम हमारे पास कुछ इसमें एज अदर इनकम आ रही है, आनी शुरू हो गई, जो आने वाले टाइम में ज्यादा हो जाएगी। जी सर, तो ये क्वार्टर तो हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू अदर स्टील कंपनीज जितनी भी अभी तक मार्केट में रिजल्ट्स आए हैं, आपने एक अच्छे रिजल्ट उनके कंपैरिजन में पेश किए हैं। लेकिन पूरे साल के लिए सर आउटलुक आपका कि मेटल से जहां सरिया लग रहा है, आज हम पूरे देश में बात कर रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर करीब 7 साल की मंदी के बाद 2013 से 2020 की एक जो डाउन साइकिल थी उसके बाद रिकवर होना शुरू हुआ पोस्ट कोविड खासतौर से, और अब आज अच्छा रियल एस्टेट में ट्रैक्शन आ रहा है। तो सर किस तरह की डिमांड है सरिये की और किस तरह का आप गाइडेंस देना चाहेंगे इस फिस्कल के लिए? देखिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आई थिंक चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे रोड हो, चाहे रेलवेज हैं, या
पोर्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं, आई थिंक हर जगह काम चल रहा है। और शायद वो एक बेंचमार्क है कि हमारी ग्रोथ का बहुत बड़ा बेंचमार्क है। और जहां जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टील और सीमेंट दोनों बेसिक मटेरियल है जो दोनों का ग्रोथ आती है। तो हमें लगता है कि आने वाले भी 8-10 साल तक तो ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू करेगी। इसीलिए हम लोग 50 लाख टन की कैपेसिटी को 1 करोड़ टन अगले 5 साल में करने का प्लान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है, आई थिंक ये अच्छी एक हमारी फाउंडेशन है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो हमने टारगेट्स अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिए हुए हैं, नेट के अपने स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे अवेलेबल हैं, तो ये ट्रेंड आई थिंक कंटिन्यू रहना चाहिए। और शायद हमारा प्रयास रहेगा इससे भी अच्छा कुछ कर पाए इस साल में। सर लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, वैसे तो पहला वाला क्वेश्चन ही लास्ट था। ये जो कैपेक्स आप करेंगे, जो कैपेसिटी डबल करेंगे, इसमें एसेट लाइट मॉडल ही रहेगा या कंपनी पर कुछ डेट भी आएगा? नहीं, टोटल एसेट लाइट मॉडल से फ्रेंचाइजी रूट में, इसमें यही इसकी यूनिकनेस है और यही इसकी ब्यूटी है कि चूंकि स्टील बड़ा कैपेक्स इंटेंसिव यूनिट होती है, बहुत पैसा लगता है। तो इसमें ना हमारे मॉडल में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन्ड है, टोटल वो अपने प्लांट को टोटल मैनेज करता है। हम उसको क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग सपोर्ट और ब्रांड सपोर्ट, ये 3 देते हैं, तो जिससे वो अपनी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं। और आप देखेंगे इस साल में मोस्टली हमारी जो फ्रेंचाइजी यूनिट्स है सबने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड की है, सब लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, तो जिससे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़ रही है वो हमेशा कंपनी के साथ जुड़ के ग्रोथ के उस पर चलती रहे हमेशा, और सब लोग प्रॉस्पेरिटी शेयर करें। आई थिंक यही हमारा एम है। बिल्कुल, और आपका एम अच्छे से पूरा हो और शेयर होल्डर्स को भी अच्छा फायदा मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं, और आप अपनी गाइडेंस को बीट कर सकें, ये भी उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू।